कक्षा 9th दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई ये कहानी कृषक समाज का पशुओं के प्रति भावनात्मक संबंधों को बड़ी सजगता से प्रकट करती है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती है, इसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावनाओं से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद की कथा परंपरा का भी विकास और उद्भव मिलता है। प्रेमचंद ने लगभग अपने जीवन में 300 कहानियाँ लिखी हैं। इन्हें कहानी सम्राट और उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। आपके कोर्स में जो कहानी है उसका नाम है दो बैलों की कथा। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिमान समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन से, उसकी निरापद सहिष्णुता से उसे यह पदवी दी गई है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता है। गायें सींग मारती हैं। ब्याई हुई गाय तो अनायास सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी एक गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध आते नहीं सुना है। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर सिकन भी नहीं आएगी, असंतोष की छाया भी नहीं आएगी। बैसाख में चाहे उसे एक आध बार कुलेल करते देखा हो, परंतु लेखक कहता है कि मैंने उसे कभी खुश नहीं देखा है। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलती नहीं देखा है। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सब उसमें पराकाष्ठा तक पहुंच गए, यानी बहुत ही उच्च सीमा तक पहुंच गए हैं। पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों को अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता है। बेचारे शराब नहीं पीते हैं, 4 पैसे को समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, बदनाम हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं, और अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद ऐसी दशा नहीं होती। अन्याय पर ही मौन रहना यह बड़ा दुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तथ्य पर ही कौरवों का पांडवों से रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष में कल्पांत का कारण हुआ। इसलिए कभी भी अन्याय पर चुप नहीं रहना चाहिए। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार का सभ्य जातियों में गण्य बना दिया, लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे को प्रयोग करते हैं, उसी से मिलते जुलते के लिए हम बछिया के ताऊ अर्थात बैल का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, और कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने को मिलता है। और अड़ियल स्वभाव के कारण से लोगों में अड़ियल स्वभाव आ जाता है, तो उन्हें भी कहते हैं अच्छा बैल है। और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी काची के दोनों बैलों के नाम हीरा और मोती थे। दोनों पछाई यानी पश्चिमी प्रजाति के अच्छे बैल थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ साथ रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे एक दूसरे की मुख भाषा में विचार विनिमय किया करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी। जानवर थे, लेकिन उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों की श्रेष्ठता का दावा करने वाले मनुष्य भी वंचित हैं। जानवर मौनमुख होकर के भी ऐसा वार्तालाप करते हैं कि जानवरों की भाषा समझ जाते हैं, जो मनुष्यों में ऐसी शक्ति नहीं है। दोनों एक दूसरे को चाटकर सूंघकर प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, बल्कि प्रेम विनोद आमोद प्रमोद के हिसाब से, आत्मीयता के भाव से।
जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है, ऐसे धौल धप्पा होने उन दोनों बैलों में होने लगता था। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती थी, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता था। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे, गर्दन हिला हिला कर चलते थे, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बोझ अपने ऊपर रखें, यानी हमारे भाई पर कम बोझ आए। उनमें समर्पण और त्याग की महत्वपूर्ण भावना थी, जिसके कारण से दोनों मिलजुल कर रहा करते थे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट सूंघ कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नांद में जो खली और भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ साथ मुँह डालते और साथ साथ उठाते, साथ नांद में मुँह डालते और साथ ही बैठते। एक मुँह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। उसे लगता ऐसा ना कि मैं ज़्यादा खा जाऊं और मेरे साथी को कम मिले। इस तरह से वो एक दूसरे को बहुत ही चाहते थे। संयोग की बात है, झूरी, जिसके दोनों बैल थे, झूरी काची, तो झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई यानी बैलों की जोड़ी को। बैलों को क्या मालूम कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने, पर झूरी के साले को घर तक दोनों बैलों की जोड़ी ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भाग जाते। पगहिया यानी जिस रस्सी से वो बंधे रहते हैं उसे पगहिया बोलते हैं। पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो वो झूरी से ज़रूर पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी मुँह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था, वह आज उनसे छूट गया था। वह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लग रहे थे। दोनों में अपनी मुँह भाषा में सलाह की। दोनों बैलों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की। एक दूसरे को कनखियों से देखा। कानों के पास से तिरछी आंखों करके एक दूसरे को ने देखा। कनखियाँ कहलाती कानों की ओर से देखना। और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, यानी सारे लोग सो गए, तो दोनों बैलों ने जोर मारकर पगहे तोड़ा डाले। पगहे यानी रस्सियाँ, और घर की ओर चल दिए। पगहे बहुत मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई। मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना, मातृभूमि का त्याग उन्हें बहुत ही खटक रहा था, और इस कारण से उनमें दूनी शक्ति आ गई थी, क्योंकि वो परतंत्रता में नहीं रहना चाहते थे, एक अलग माहौल में नहीं रहना चाहते थे। ऐसे व्यक्ति जब किसी को बेबस होकर के कैद कर दिया जाता है, उस समय उसमें दुगनी शक्ति आ जाती है। एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गईं। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटका है। दौड़ते दौड़ते उनके गले भारी हो गए। घुटने तक पांव कीचड़ से सने थे, क्योंकि इतनी दूर से रात भर दौड़ते हुए आए, और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा था। गुस्सा थे दोनों, क्यों आपने हमें त्याग दिया? झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। उसने दोनों बैलों की पीठ पर हाथ फेरा, उनका चुम्बन किया और बहुत खुश हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन यानी उनसे लिपट गया, और चुम्बन आदि का दृश्य बड़ा मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों बैलों को, पशु वीरों यानी बैलों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए, उन्हें खुश रखना चाहिए कि देखो वो अपने घर नहीं भूले, उन्हें मातृभूमि के प्रति कितना लगाव है और अपने मालिक के प्रति कितनी वफादारी है। कोई अपने घर से रोटियां लाया तो कोई गुड़ लाया, कोई चोकर लाया, कोई भूसी लाया।
सबने बैलों का स्वागत किया। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन करते हुए कहा, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी में साहस नहीं था, क्योंकि जनमानस से निकली हुई बात भगवान की बात होती है और उसे कोई अलग नहीं कर सकता है। झूरी स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। झूरी काची की स्त्री थी, उसके भाई के यहाँ बैल गए थे, वहाँ से भाग आए और बैलों को आते हुए देखकर उसने देखो वो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन वहाँ काम न किया और भाग खड़े हुए, क्योंकि उसके मायके की बात थी। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते। स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, ये पति पत्नी का वार्तालाप है। तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को नहीं सहलाते, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता, सूखे भूसे के सिवा कुछ नहीं दूंगी, खाएं चाहे मरे। बैलों पर झूरी की पत्नी बहुत नाराज हो गई। वही हुआ, मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई, जो उनको खाने को रखता था, कि बैलों को खाली भूसा दिया जाए। बैलों ने नांद में मुँह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट, न कोई रस, न कोई स्वादिष्ट सानी, न कोई आटा। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता। मालकिन मुझे मार डालेगी। चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। इस तरह से इस कहानी का एक हिस्सा हो गया है और अगला हिस्सा आपको अगले वॉल्यूम में। जय हिंद, जय भारत।